A very warm welcome to all of you students. Finally, after a very long time, हम अपना अगला टॉपिक लेकर आए हैं यूट्यूब की सीरीज में. तुम लोगों ने बहुत सारी रिक्वेस्ट की थी कि मैम बायोमॉलिक्यूल्स का कोई वीडियो लेकर आइए. तो मैंने बायोमॉलिक्यूल्स में एक छोटा सा सब टॉपिक जो कि प्रोटीन है, प्रोटीन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड सारी जानकारी, सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करने वाले हैं. तो वीडियो के एंड तक बने रहना बच्चों. स्टार्ट करते हैं हम प्रोटीन्स. तो अब जैसा कि तुमने बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट जो थी, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द अर्थ. तो कार्बोहाइड्रेट के बाद बारी किसकी आती है? प्रोटीन की. यानी प्रोटीन के बारे में तुम्हें एक बात याद रखनी है कि इट इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द अर्थ. दूसरी चीज, प्रोटीन्स बच्चों किसके पॉलीमरिक फॉर्म होते हैं? अमीनो एसिड्स के. तो अगर अमीनो एसिड्स वाला टॉपिक क्लियर नहीं है तुम्हारा तो पहले उसको जाके कर लेना रिवाइज, क्योंकि अमीनो एसिड्स वाली बात हम यहाँ पर 2-3 बातें डिस्कस करेंगे. लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ अमीनो एसिड वाला पोर्शन तुम्हारा क्लियर नहीं है तो उसको कर लेना पहले रिवाइज. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. देखो, अब अमीनो एसिड्स जो है वो एक्चुअली में क्या होते हैं? दे आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स. तो उन्हीं अमीनो एसिड्स की मोनोमरिक फॉर्म से ही या उनको मोनोमर की तरह अरेंज करके हमने क्या बनाई है? प्रोटीन बनाई है. तो तुम्हें याद रखना होगा कि भाई प्रोटीन्स जो होते हैं ये अनब्रांच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ऐसा नहीं है इनमें ब्रांचिंग होगी. तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है मैम? कि प्रोटीन्स अनब्रांच्ड होंगे. अब प्रोटीन्स तुम्हारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स है बच्चों. तुम जानते हो, बचपन से पढ़ते आए हो कि भाई प्रोटीन्स हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स या एलिमेंट्स हैं. ये प्रोटीन आखिर इतने जरूरी क्यों है? यानी इस टॉपिक में, इस सेशन में हम प्रोटीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी देखेंगे. तुम्हारी एनसीईआरटी में एक टेबल के फॉर्म में बच्चों प्रोटीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताए गए हैं. ओके, तो आओ करते हैं स्टार्ट. सेशन को कर देना लाइक बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो. सबसे पहले प्रोटीन भाई कैसी बायोमॉलिक्यूल है? तो प्रोटीन के बारे में तुम्हें एक बात लिखनी है कि प्रोटीन्स आर second most abundant biomolecule after carbohydrate. यानी कार्बोहाइड्रेट के बाद किसकी बारी आती है? प्रोटीन्स की. दूसरी चीज मैम कैसे होंगे? अनब्रांच्ड होंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होंगे. अब इसी प्रोटीन टॉपिक से कई बार पूछा गया है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन द एनिमल वर्ल्ड कौन सी है? कोलाजन प्रोटीन है. कितनी बार तुम देख लेना बच्चों, पीवाईक्यूज उठाकर ये सवाल पूछा गया है. इसी में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द होल बायोस्फीयर अगर पूछ लिया जाए तो जवाब क्या होगा? रुबिस्को. यानी ये दोनों ही पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं. तुम्हें पता होना चाहिए कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन अगर एनिमल वर्ल्ड में पूछ लिया जाए बच्चों, प्रेजेंट इन द एनिमल वर्ल्ड, तो जवाब क्या होगा? देन द आंसर विल बी कोलाजन. और यही बात तुमसे पूरे बायोस्फीयर के लिए पूछ ली जाए तो जवाब क्या होगा? रुबिस्को. यानी सेम चीजें, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन दी होल बायोस्फीयर, राइट. अगर होल बायोस्फीयर के लिए पूछ लिया जाए तो याद रखना कि आंसर हो जाएगा बच्चों रुबिस्को. अब याद रखने में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. देखो, बायोस्फीयर में भी बी आई वर्ड बाई आ रहा है बच्चों, रुबिस्को में भी बी आई वर्ड बाई आ रहा है. तो याद रख सकते हो ऐसे करके. मैं ऐसे बच्चों को याद रखने को बोलती हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे तुम्हें. और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, भाई ये जो ये प्रोटीन्स है बच्चों, ये किससे मिलकर बने हैं? अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं. तो यानी तुम्हें एक और बात याद रखनी है कि ये जो प्रोटीन्स हैं they are actually polymers of amino acids. अब देखो यहां बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है. क्या हम अमीनो एसिड से बनी हर पॉलीमरिक फॉर्म को प्रोटीन बोल देंगे? नहीं बच्चों. अमीनो एसिड की पॉलीमरिक फॉर्म को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन. अगर वो पॉलीपेप्टाइड चेन फंक्शनल होगी
तभी हम उसे क्या बोलेंगे, प्रोटीन बोलेंगे। ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस है जो अच्छे अच्छे बच्चों को पता नहीं होता। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या हम हर पॉलीपेप्टाइड चेन को मैम प्रोटीन बोल देंगे, तो नहीं। वैसी पॉलीपेप्टाइड चेन जो फंक्शनल हो, जो फंक्शनैलिटी शो कर रही हो, उसे क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोटीन बोलेंगे। दूसरी चीज, ये प्रोटीन मैम बड़े सारे स्ट्रक्चर्स में अगर होते हैं नेचर में, जैसे हम हमारे टॉपिक में या हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है, 4 टाइप की स्ट्रक्चर प्रोटीन की दी हुई है तुम्हारी एनसीईआरटी ने। पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शरी, चौथा क्वाटरनरी। यानी प्रोटीन्स कई सारे फॉर्म्स में अवेलेबल है। हम एक एक करके उन सारे फॉर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं प्रोटीन्स के टाइप्स। अच्छा, उससे पहले बच्चों, अगर किसी को अमीनो एसिड में डाउट लग रहा है, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे अमीनो एसिड समझ में नहीं आती है, तो देखो मैं अमीनो एसिड के लिए ना एक छोटी सी बात उसे समझा रही हूँ कि भाई अमीनो एसिड कहते किसको है। ध्यान से सुनना, सिंपल सी बात है बच्चों। अमीनो एसिड के लिए तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए। फॉर अमीनो एसिड यू हैव टू नो कि एक्चुअली अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स होते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैं हर क्लास में बोलती हूँ, पुराना हटाओ नया लगाओ। तो मैंने क्या बोला कि भाई मीथेन को सब्स्टिट्यूट करना है। यस मैम, मीथेन को सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो मीथेन की स्ट्रक्चर क्या ऐसी होती है, क्या CH4 होती है मीथेन की स्ट्रक्चर। तो चारों हाइड्रोजन ग्रुप हटाकर कुछ नया लगाना होगा, तब शायद हम क्या बना सकते हैं, तब शायद हम अमीनो एसिड बना सकते हैं। तो देखो इसी स्ट्रक्चर में बच्चों, अगर मैंने इस तरफ क्या लगा दी, अमीनो ग्रुप लगा दी। ध्यान से सुनना, इस तरफ मैंने अमीनो ग्रुप लगाई है। ये जो अमीनो ग्रुप होती है ये बेसिक होती है, दिस इज बेसिक ग्रुप। दूसरी तरफ बच्चों देखो, इसी कार्बन पे मैंने लगा दी कार्बोक्सिल ग्रुप। इसी कार्बोक्सिल ग्रुप को मैंने बोल दिया एसिडिक ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप या फिर एसिडिक ग्रुप। बच्चों याद रखना, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ, तुम अमीनो एसिड के टाइप्स वगैरह एसेंशियल नॉन एसेंशियल सब रिवाइज कर लेना। मैं बस स्ट्रक्चर तुम्हें बता रही हूँ डिटेल में। इसी कार्बन में बच्चों एक और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों एक R ग्रुप प्रेजेंट होती है जिसे हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। इस R ग्रुप की खास बात यह है कि ये वेरिएबल होती है, अमीनो एसिड दर अमीनो एसिड वैरी करेगी। यानी डिफरेंट टाइप्स की अमीनो एसिड अगर पॉसिबल है तो किसकी बदौलत, इसी R ग्रुप की बदौलत। ये जो R ग्रुप है ये हर अमीनो एसिड में वैरी करता रहेगा। अगर R ग्रुप मिथाइल होगी तो अमीनो एसिड एलानिन, अगर R ग्रुप खुद एक हाइड्रोजन होगा तो अमीनो एसिड ग्लाइसिन। तुम देख लेना बच्चों, है ना, एनसीईआरटी में गिवन है। हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, अमीनो एसिड मैंने तुमको समझा दिया है। अब हम आगे चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की तरफ, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की तरफ। तो अभी जस्ट मैंने तुम्हें बताया कि भाई प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया गया है अलग अलग टाइप्स में, उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने उनको क्लासिफाई किया है। तो यानी पहली जो क्लासिफिकेशन होती है, पहले टाइप की प्रोटीन को हमने क्या बोला बच्चों, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दूसरी टाइप है बच्चों सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यानी मैम प्राइमरी को फर्दर फोल्ड कर दिया तो क्या ये स्ट्रक्चर बन के आई है, बिल्कुल। प्रोटीन्स की फोल्डिंग के वजह से भी बच्चों बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तुम खुद इमेजिन करो ना, तुम्हारे रूम में मान लो कि तुमने कपड़े बिखेर के रखे हुए हैं, अब उन्हीं कपड़ों को तुमने फोल्ड करके प्रॉपरली अरेंज कर दिया। एक तो कम जगह में तुमने ज्यादा कपड़े भी अरेंज कर दिए, प्लस उन कपड़ों की फंक्शनैलिटी भी चेंज हो गई, पहले बिखरे हुए थे और अब सिमट गए हैं। मतलब स्ट्रक्चर तो चेंज हो ही गया, फंक्शनैलिटी भी चेंज हो जाएगी जैसे जैसे हम प्रोटीन्स को फोल्ड करते जाएंगे। इसीलिए फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट बच्चों टाइप्स ऑफ प्रोटीन को समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोचो ना, अगर हमारी बॉडी में ऐसे ही प्रोटीन्स बिखरे होते तो क्या उस स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ प्रोटीन को कभी प्रॉपरली अरेंज किया जाना पॉसिबल था? नहीं। तो इसीलिए हमने क्या किया, प्रोटीन्स को अरेंज करते गए उनकी फोल्डिंग के हिसाब से, और जैसे जैसे फोल्डिंग होती गई टाइप्स भी बदलते गए बच्चों। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसके बाद अगर सेकेंडरी फर्दर फोल्ड हुई है तो टर्शरी स्ट्रक्चर,
टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और आखिरी आता है बच्चों क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एक बात याद रखना, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाने के लिए फर्दर फोल्डिंग नहीं हुई है, यानी प्राइमरी को फोल्ड किया सेकेंडरी, सेकेंडरी को फोल्ड किया टर्शरी, क्या टर्शरी को फोल्ड करने पे क्वाटरनरी बन रही है? नहीं बच्चों, टर्शरी को हमने एक जगह एक्यूमुलेट कर दिया तो क्वाटरनरी बन रही है, फोल्डिंग यहीं पर रुक चुकी है, याद रखना। चलो स्टार्ट करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से पहले देखो बच्चों, तुम्हारी एनसीईआरटी ने कई सारे लेवल्स बना रखे हैं। ये देखो इस डायग्राम में प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बताया है, यहाँ उन्होंने सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बताया है, दिस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी के देखो दो सब फॉर्म्स हैं, पहला अल्फा हेलिक्स, दूसरा बीटा प्लीटेड शीट, ओके। तीसरा उन्होंने टर्शरी स्ट्रक्चर बताया है, और लास्टली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्टार्ट करते हैं बच्चों प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, यानी यहां पे हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। यहां पे क्या होगा, हमने अमीनो एसिड्स को लीनियरली अरेंज कर दिया, यानी दे आर लीनियरली अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ चेन, ओके। और अमीनो एसिड के बीच बीच में मैम कोई एक बॉन्ड भी बनी है क्या? यस, उसी बॉन्ड को हमने बोला है पेप्टाइड बॉन्ड, यानी अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए जिस बॉन्ड का यूज किया जा रहा है वो बॉन्ड कौन सी है? पेप्टाइड बॉन्ड है। तो क्या हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड चेन बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं बच्चों। पॉलीपेप्टाइड चेन बोलना इसीलिए जरूरी है क्योंकि पॉली का मतलब है मेनी और पेप्टाइड आया है पेप्टाइड बॉन्ड के लिए, तो कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं किसी चेन में, तो हमने बोल दिया पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी मैम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में स्ट्रक्चर क्या ऐसी होगी, मान लीजिए ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरी अमीनो एसिड है, ये तीसरी अमीनो एसिड है, ओके। या चलो मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा नीचे बनाती हूँ, लाइक दिस, स्पेस चाहिए हमें बच्चों, ओके। यस, देखो यहां पे मैंने बनाया, ये मान लो हमारा पहला अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये तीसरा अमीनो एसिड है, और ये मान लो चौथा अमीनो एसिड है। यहीं पर मैंने, तुम देख सकते हो कि चारों अलग अलग अमीनो एसिड्स लिए हैं, यानी चारों अलग अलग अमीनो एसिड्स अगर हमने लिए हैं बच्चों, तो जो हमारी प्रोटीन होगी वो बताओ हेट्रोपॉलीमर होगी या होमोपॉलीमर होगी अमीनो एसिड्स की? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही हम लिख सकते हैं बच्चों कि ये कैसे पॉलीमर की बात हो रही है, हेट्रोपॉलीमर की बात हो रही है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड को बॉन्ड प्रोवाइड करा के, यानी अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स जुड़कर क्या बना रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं। तो हमेशा याद रखना प्रोटीन्स होमोपॉलीमर नहीं है, हेट्रोपॉलीमर है, अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स की। इसलिए मैंने चार अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स तुमको देखो अगली स्लाइड में दिखाई है, ये रही हमारी अगली स्लाइड, यहां देखो चार अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स है बच्चों। अब मान लो कि इस तरफ, ध्यान से सुनना, इस तरफ जो हमारी ग्रुप है उसको मैंने अमीनो ग्रुप से मेंशन किया है, यानी लेफ्ट साइड पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको मैंने बोल दिया एन टर्मिनल, और राइट साइड पे क्या आ रही होगी? कार्बोक्सिल ग्रुप आ रही होगी, तो इस टर्मिनल को मैंने, इस एंड को मैंने बोल दिया सी टर्मिनल। और ये बीच बीच में बॉन्ड कौन सी है? तो ये वाली बॉन्ड है बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड, ये वाली बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड है। दो अमीनो एसिड के बीच में ये बॉन्ड बनती है, एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल भी होता है साथ में, तुम सारी बात जानते हो। उसी CONH बॉन्ड को हमने पेप्टाइड बॉन्ड बोला है, जो यहाँ इस प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बीच में प्रेजेंट है बच्चों। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि लेफ्ट एंड को क्या बोलेंगे तो एन टर्मिनल बोलेंगे, राइट एंड को क्या बोलेंगे? सी टर्मिनल बोलेंगे। यानी एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल जैसी अरेंजमेंट रहती है किसकी? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, अभी तक जो प्रोटीन बन के आई है
वो अपनी स्पेसिफिसिटी तो गेन कर चुकी है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये पहले टाइप का प्रोटीन है, ये दूसरे टाइप का प्रोटीन है। लेकिन याद रखना कि अभी हम उसे फंक्शनल नहीं बोल सकते हैं बच्चों, यानी उसने अभी तक अपनी फंक्शनैलिटी नहीं गेन करी, वो आगे फर्दर फोल्डिंग से आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आई मैम कि ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड से बनी है। यहाँ एक फॉर्मूला भी तुमसे पूछा जा सकता है कि अगर नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स n है किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में, मान लो मैंने n से डिनोट कर दिया, तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने होंगे उस पॉलीपेप्टाइड चेन में, तो याद रखना नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स n-1 हो जाएंगे बच्चों, दैट विल बी n-1। ये एक फॉर्मूला है, इससे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई अगर 100 अमीनो एसिड्स की कोई पॉलीपेप्टाइड चेन है तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने हो गए 100-1 यानी 99 कर दिया बच्चों। ठीक है, तो ये n-1 वाला फॉर्मूला तुम सीख चुके हो। ये हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन थी। तो मैम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के पास सिर्फ कौन सी बॉन्ड होगी, पेप्टाइड बॉन्ड होगी। अब इसकी फोल्डिंग शुरू हो जाएगी बच्चों, यानी जैसे ही हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को फोल्ड किया, अब कौन सी स्ट्रक्चर हमें मिलने वाली है, अब हमें मिलेगी बच्चों सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। अब चलते हैं आगे, फोल्डिंग स्टार्ट करते हैं बच्चों। यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में तुम्हें दो तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, पहला अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और दूसरा बीटा प्लीटेड शीट। पहले हम बात करते हैं बच्चों अल्फा हेलिक्स की। ओके, लेट अस टॉक अबाउट अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। यानी अल्फा हेलिक्स में हमने क्या किया है, ध्यान से सुनना। मान लो कि ये कोई एक्सिस है बच्चों, इसी एक्सिस के जरिए हमने अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को फोल्ड करना स्टार्ट कर दिया। और इंपॉर्टेंट क्या है, राइट हैंडेड मैनर में फोल्ड कर रहे हैं बच्चों। ये देखो इस तरीके से फोल्डिंग चल रही है। अब जो तुमको ये बीच वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसी स्ट्रक्चर को तो हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। इसकी जो फोल्डिंग है वो राइट हैंडेड मैनर में हुई है, तो हमने इसको बोला राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स या राइट हैंडेड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को मैम हमने फर्दर फोल्ड कर दिया, तो फोल्डिंग से हमें जो स्ट्रक्चर बनती हुई नजर आ रही है उसे हमने बोल दिया अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। ये तुम सीख चुके हो। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इसमें क्या सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगी बच्चों, नहीं, एक्स्ट्रा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए हमें कोई दूसरी बॉन्ड भी रखनी पड़ेगी बीच बीच में। तो ये देखो ये अल्फा हेलिक्स की स्ट्रक्चर हो गई, और ये मान लो ये मैंने रेड कलर से दिखा दिए तुमको अमीनो एसिड्स। ये मान लो ये अमीनो एसिड्स हो गए बच्चों, ये मान लो अमीनो एसिड्स हो गए लाइक दिस। ये अमीनो एसिड्स अरेंज्ड हैं। क्या इनके बीच बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होगी प्रेजेंट? यस, बिल्कुल पेप्टाइड बॉन्ड होगी प्रेजेंट। फिर मैम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए हम कौन सी बॉन्ड ऐड ऑन कराएंगे? तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए जो बॉन्ड आएगी उस बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड में भी कौन सी बॉन्ड? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो तुम्हें याद रखना है कि अगर अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर की बात होगी बच्चों, तो बीच में कौन सी बॉन्ड आएगी? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये देखो ये मैंने कौन सी बॉन्ड रिप्रेजेंट की है, दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि एवरी फोर्थ अमीनो एसिड विल बी इन्वॉल्व्ड इन दिस बॉन्ड। यानी पहले और चौथे अमीनो एसिड के बीच में देखो मैंने कौन सी बॉन्ड बना रखी है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रखी है। इस तरीके से आगे ये कंटिन्यू होती जाएगी। अब चलते हैं आगे, इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? एग्जाम्पल्स तुम्हें दो याद रखने हैं। एक तो पहला है जो हमारे बालों में, हमारे नेल्स में प्रेजेंट होता है, उस प्रोटीन का नाम है अल्फा केराटिन। तो यानी मैम अल्फा हेलिक्स में जो एक एग्जाम्पल आ जाएगा जो हमें बड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखना, उस एग्जाम्पल का नाम है मैम अल्फा केराटिन। अल्फा केराटिन विल बी दी एग्जाम्पल। इसके अलावे मैम, इसके अलावे मायोसिन
मसल में प्रोटीन जो प्रेजेंट होती है बच्चों, मायोसिन भी किस टाइप की स्ट्रक्चर शो करता है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। ओके, इसी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मैम दूसरी टाइप कौन सी है, दूसरी टाइप का नाम है बीटा प्लीटेड शीट। देखो वहां दिखा रखी है एनसीईआरटी ने तुम्हारी, यानी दूसरी स्ट्रक्चर है मैम बीटा प्लीटेड शीट। अब यहाँ पे क्या होगी, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि कई सारे शीट्स प्रेजेंट होंगे, यानी तुमने बचपन में अगर पंखा बनाया होगा बच्चों, है ना, आओ पंखा बनाते हैं, तुमने बचपन में जापानी पंखा बनाया होगा, तुम्हें याद होगी वो सारी कहानियां अपने बचपन की। ये देखो, ये मान लो बच्चों प्लीट्स के फॉर्म में मैंने एक शीट बना ली, उसके ऊपर देखो मैंने ऐसे दूसरी शीट रखी है, यानी कि ये पैरेलली अरेंजमेंट रहती है कई सारे शीट्स की। ये मान लो पहली शीट है, ये मान लो दूसरी शीट है, ऐसा नहीं दो ही शीट नहीं होंगे बच्चों, कई सारे हो सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा पैरेलल अरेंजमेंट हो, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं बच्चों। तो ये मान लो पहली शीट है, ये दूसरी शीट है, इस तरीके से मान लो शीट के फॉर्म में अगर अरेंजमेंट है प्रोटीन्स की, तो हमने क्या बोल दिया कि भाई वो वाली प्रोटीन कौन सी है, बीटा प्लीटेड शीट है। तो याद रखोगे और रिप्रेजेंट करते हैं, ये मान लो हमारी पहली प्लीटेड शीट हो गई बच्चों, ये मान लो दूसरी हो गई, चलो एक और बना देते हैं तुम्हारी खुशी के लिए, ये मान लो तीसरी हो गई। क्या मैम बीच में अमीनो एसिड्स होंगे, बिल्कुल, अरे बिना अमीनो एसिड्स के तो प्रोटीन को इमेजिन ही नहीं किया जा सकता है। ये रहे हमारे बीच बीच में अमीनो एसिड्स, तो यानी पेप्टाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट है। अमीनो एसिड्स अगर है मैम तो पेप्टाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट होंगे। फिर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए क्या कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड है, बिल्कुल है, और इस बार जो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो रही है दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी तुम्हें याद रखना है बच्चों, तुम्हें क्या याद रखना है कि अल्फा हेलिक्स में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, और बीटा प्लीटेड शीट में कौन सी वाली स्ट्रक्चर होगी या कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लाइक दिस। तो दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो अमीनो एसिड्स की डिफरेंट डिफरेंट शीट्स के बीच में प्रेजेंट है बच्चों। इस तरीके से ये प्रेजेंट होगी। ओके, तो ये हो गया बच्चों हमारा अल्फा हेलिक्स, ये हो गया बीटा प्लीटेड शीट। एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। देखो बीटा प्लीटेड शीट में तुमको एक एग्जाम्पल पढ़ना है। तुमने बचपन में रेशम सुना होगा, यानी सिल्क। सिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है सिल्क फाइबर में, उसे हम कहते हैं बच्चों फिब्रोइन प्रोटीन। तो वो जो फिब्रोइन प्रोटीन होती है वो कैसी स्ट्रक्चर शो करती है, बिल्कुल ऐसी ही बीटा प्लीटेड शीट जैसी स्ट्रक्चर शो करेगी। तो यहाँ एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं मैम, example will be fibroin protein of silk। ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया बच्चों बीटा प्लीटेड शीट का। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी हमें क्लियर है मैम, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फर्दर फोल्डिंग हुई, फंक्शनैलिटी गेन कर ली, हमारे प्रोटीन ने स्पेसिफिसिटी तो थी ही पहले से, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट सामने है। अब देखो, अब अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट में फर्दर फोल्डिंग होगी, तब जाके हमारा तीसरा स्ट्रक्चर बनेगा, और उस तीसरे स्ट्रक्चर को या तीसरे टाइप को हमने क्या बोला, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो बायोलॉजिकली एक्टिव स्टेट यानी अपनी फंक्शनैलिटी को कहाँ गेन करते हैं, इसी टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैम टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में फर्दर क्या हो जाएगी, सेकेंडरी की फोल्डिंग हो जाएगी। यानी इतनी ज्यादा फोल्डिंग हो गई मैम कि अब वो तुम्हारी एनसीईआरटी ने देखो कुछ इस तरीके की लैंग्वेज लिख रखी है कि इतनी फर्दर फोल्डिंग हुई कि एक हॉलो वोवेन बॉल के जैसी स्ट्रक्चर वो शो कर रहे हैं। यानी फर्दर फोल्डिंग हो गई हॉलो वोवेन बॉल के जैसी। तो कौन सी स्ट्रक्चर मिली मैम, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मिली। अब इसको थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। ये मान लो कि मैंने इस वाली प्रोटीन को यहाँ थोड़ा सा जूम करके दिखाया है, तो यहाँ पे कैसे टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, लाइक दिस। मान लो किसका मैंने थोड़ा सा एरिया जूम किया बच्चों। ओके, अमीनो एसिड्स तो होंगे ही मैम।
क्या अमीनो एसिड्स के अलावे कोई और तरीके की प्रोटीन, क्या कोई और तरीके की बॉन्डिंग आएगी पेप्टाइड बॉन्ड के अलावे? बिल्कुल बच्चों। मान लो यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया है, इफ दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ये मान लो कौन सी बॉन्डिंग हो गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी मैम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए और कई सारे टाइप के बॉन्ड्स आ रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो थी ही, पहले से ही थी, अब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या उसको और स्टेबल बनाने के लिए स्ट्रक्चर को और भी कई सारे टाइप के बॉन्ड्स आए, जैसे एक पहला हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं वंडर वॉल इंटरैक्शन का, तो यानी ये भी एक टाइप का बॉन्ड है जो प्रेजेंट हो जाएगा इस टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के केस में। एक और बॉन्ड की एग्जांपल चलो हम ले लेते हैं भाई डाई सल्फाइड बॉन्ड, ये मान लो डाई सल्फाइड बॉन्ड है। तो यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स विल बी प्रेजेंट इन द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो इसको इतना ज्यादा स्टेबल बनाते हैं बच्चों। अगर तुमसे पूछ लिया गया कि सारे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है, तो याद रखना दैट इज द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके, यही टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमने रिप्रेजेंट किया है। मान लो चलो एक और बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं, ये मान लो आयनिक इंटरैक्शन मैंने दिखा दी, इफ दिस इज द आयनिक इंटरैक्शन, तो यानी आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकती है। ओके, तो टर्शरी स्ट्रक्चर में मैम इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले तुम्हें एक बात याद रखनी है कि इट इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, इट इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या प्रोटीन्स अपनी फंक्शनैलिटी को गेन कर चुके हैं? बिल्कुल, यानी मैम फंक्शनल हो चुके हैं अब प्रोटीन्स, फंक्शनल हो चुके हैं एट दिस स्टेज। इसमें बेस्ट एग्जाम्पल जो तुम्हें रीड करनी है बच्चों, ध्यान से सुनना, इसमें जो बेस्ट एग्जाम्पल तुमको रीड करनी है दैट इज द एंजाइम्स। क्या एंजाइम्स किस स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं, किस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसके अलावे एंजाइम्स के अलावे मैम और भी बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं, चलो एक ही एग्जाम्पल लेने देते हैं बच्चों, है ना। एंजाइम्स एक बेस्ट एग्जाम्पल हो गई किसकी? टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। चलो बढ़े आगे, एक एग्जाम्पल ही काफी है बच्चों, है ना, ज्यादा एक्स्ट्रा तुम्हें याद नहीं रखना, एक एग्जाम्पल मोर देन एनफ है। अब हम टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को ही एग्रीगेट कर दे मान लो एक जगह पे, ध्यान से सुनना, ठीक है। एग्रीगेशन का मतलब क्या हुआ कि टर्शरी के बाद जो हमारी अगली स्ट्रक्चर बन के आती है उसे हमने बोल दिया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या हुआ कि भाई टर्शरी जैसे ही प्रोटीन्स यानी उसकी 2-3 सब यूनिट एक जगह आकर इकट्ठा हो गई, तो मैंने बोला इफ 2 or more सब यूनिट्स of proteinaceous structure present in tertiary structure have accumulated to form which type of structure? Quaternary structure of protein। तो यानी बड़े सारे जब टर्शरी सब यूनिट्स आपस में एक जगह आकर इकट्ठा हो जाएंगे तो उस टाइप की स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोला बच्चों। यानी यहाँ पे एक बेस्ट एग्जाम्पल जो तुम्हें पढ़ना है, जो तुम्हारे सिलेबस में भी है, अब एनसीईआरटी के बियॉन्ड नहीं जाए अगर, तो एक एग्जाम्पल तुम्हारी एनसीईआरटी ने दे रखा है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन बच्चों बेस्ट एग्जाम्पल है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को समझने के लिए। आओ डिफरेंट सब यूनिट्स बनाकर इसको रिप्रेजेंट कर ले। मान लो ये पहली सब यूनिट हो गई, ये दूसरी सब यूनिट हो गई। मैम ऐसे ऐसे 4 सब यूनिट होते हैं, तो मान लो 2 ऊपर वाले सब यूनिट को हमने बोल दिया अल्फा सब यूनिट। ये दोनों सब यूनिट्स कौन से हो गए? 2 अल्फा सब यूनिट। ठीक इसी तरीके से ये जो नीचे वाले सब यूनिट्स मैंने बना रखे हैं, दे विल बी कॉल्ड एज 2 बीटा सब यूनिट। यानी मैम हीमोग्लोबिन में कितने सब यूनिट्स होंगे? तो 4 सब यूनिट होंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा। मैम हीमोग्लोबिन है तो क्या आयरन भी प्रेजेंट होगी? आओ आयरन को भी हम जगह दे देते हैं बच्चों, वरना आयरन बुरा मान जाएगा। ये रहा आयरन, ये देखो मैंने 4 आयरन एटम्स दिखा दिए। तो यानी तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि भाई टर्शरी के ही
दो और दो 4 सब यूनिट्स को एक जगह आकर इकट्ठा कर दिया तो भाई कैसी स्ट्रक्चर बन गई, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बन गई। मैम बीच में बॉन्ड्स नहीं होंगे क्या? अरे बिल्कुल होगी। मान लो यहाँ पे एक मैंने बॉन्ड दिखा दी, मैंने एक यहाँ बॉन्ड दिखा दी, यहाँ बॉन्ड दिखा दी, कई सारे तरीके के बॉन्ड्स यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से? डाइसल्फाइड बॉन्ड, वैन डर वाल इंटरैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बड़े सारे बॉन्ड्स होंगे। और कंपलसरी किसका होना है? पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा बच्चों। पेप्टाइड बॉन्ड का प्रेजेंट होना कंपलसरी है। पेप्टाइड बॉन्ड के अलावे ये सारे बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। अच्छा, कई बार ना बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि मैम टर्शरी और क्वाटरनरी में कौन सी ज्यादा स्टेबल है, या मान लो चारों में कौन सी ज्यादा स्टेबल है। तो कुछ बच्चों को लगता है कि मैम चारों में सबसे स्टेबल तो क्वाटरनरी होनी चाहिए, लेकिन क्वाटरनरी बच्चों क्या टर्शरी की फोल्डिंग से बनी है? टर्शरी ही तो आके एक्यूमुलेट हो गया, एक जगह इकट्ठा हो गया, तो क्या बन गया? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बन गया। तो यानी तुमसे अगर पूछ लिया जाए कि चारों में सबसे स्टेबल कौन सी प्रोटीन है, तो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। क्वाटरनरी एक्चुअली में एग्रीगेशन है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का, यानी मोस्ट स्टेबल इसे नहीं बोलेंगे, किसको बोलेंगे? टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को। एक एग्जांपल तुमने याद रखना है बच्चों, हीमोग्लोबिन। देखो एनसीईआरटी ने भी बिल्कुल ऐसे ही दिखा रखे हैं, 4 सब यूनिट्स दिखाई है तुमको, हीमोग्लोबिन का ही एग्जाम्पल दिखाया है। अगर पिछली स्लाइड पे हम चले, ध्यान से सुनना, पिछली स्लाइड में भी देखो इन्होंने टर्शरी स्ट्रक्चर में देखो 2 तरीके की बॉन्डिंग दिखाई, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा डाइसल्फाइड बॉन्ड दिखाया है। पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा। अल्फा हेलिक्स में तुम्हें याद रखना है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बीटा प्लेटेड शीट में तुम्हें याद रखना है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, अब तुम चारों टाइप सीख चुके हो बच्चों, चारों टाइप तुम सीख चुके हो। अब आओ एनसीईआरटी का एक टेबल डिस्कस कर लें, जिसमें उन्होंने प्रोटीन्स की फंक्शनल वैल्यू को समझाया कि आखिर प्रोटीन इतने क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। आखिर हम प्रोटीन प्रोटीन क्यों तब से डिस्कस कर रहे हैं, प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। देखो सबसे पहले बच्चों, सबसे पहला इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया है वो लिया है कोलाजन का। कोलाजन तुमने पढ़ा होगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में कि एज अ ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है बच्चों। कोलाजन फाइबर प्रेजेंट होती है ढेर सारी हमारी टिश्यू में, यानी इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस का बेस्ट एग्जांपल है कोलाजन। यही कोलाजन प्रोटीन तुम्हारी स्किन को टाइटन करके रखती है। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती है, तुम्हारी स्किन में या तुम्हारी टिश्यू में ये कोलाजन का जो कंसंट्रेशन है वो कम होता जाता है, तुम्हारी स्किन जो है वो लूजन होने लगती है और रिंकल्स आते हैं। तो कोलाजन बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। फिर देखो आगे चलते हैं बच्चों, ये पहले टाइप की प्रोटीन थी जो इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस की तरह काम कर रही है। दूसरे टाइप की प्रोटीन जो एंजाइम की तरह भी काम कर रही है, यानी एक एग्जांपल दिया है इन्होंने ट्रिप्सिन का। मैम ट्रिप्सिन की फंक्शनिंग क्या होगी? भाई प्रोटीन डाइजेशन में इन्वॉल्व हो रही है। तो देखो ना, ये जो एंजाइम है, सॉरी ये जो प्रोटीन है बच्चों, ये एंजाइम की तरह भी काम कर रही है। यही प्रोटीन इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस की तरह भी काम कर रही है। यानी प्रोटीन्स देखो कितने वर्सेटाइल है, यानी एक ऐसी बायोमॉलिक्यूल जो तुम्हारी बॉडी में कई सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। तो हम कह सकते हैं प्रोटीन्स आर वेरी वर्सेटाइल बायोमॉलिक्यूल इन योर बॉडी। यू शुड बी थैंकफुल टू ऑल योर प्रोटीन्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। तीसरा इंसुलिन। अब इंसुलिन नाम तो तुमने बिल्कुल सुना होगा, एक हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। तो यानी इंसुलिन भी बच्चों हार्मोन की तरह काम कर रहा है वो प्रोटीन, प्रोटीनेशियस हार्मोन की कैटेगरी में आता है, पढ़ा होगा तुमने। चौथा है बच्चों एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज भी प्रोटीन्स ही तो हैं। यही एंटीबॉडीज तुम्हारी बॉडी को डिफरेंट टाइप के पैथोजन से बचा रहे हैं। तुमने पढ़ा होगा जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो लगातार एंटीबॉडीज बनाते जाते हैं। तो ये एंटीबॉडीज एक्चुअली में तुम्हारी बॉडी को इन्फेक्शियस एजेंट से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लड़ने की ताकत प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों किसका? प्रोटीन का, जो एंटीबॉडी की तरह भी काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है बच्चों रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर क्या होते हैं? देखो रिसेप्टर को समझना ना बड़ा आसान है। तुमने पहले एक सेल की स्ट्रक्चर समझानी होगी मुझे, ध्यान से सुनो। मान लो ये कोई सेल है बच्चों, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई।
अब तुम्हें कोई सी भी सेंसरी रिसेप्शन या कोई सी भी फीलिंग फील करनी होती है, मान लो तुम देख रहे होते हो आसपास, कुछ स्मेल कर रहे होते हो, टच की फील ले रहे होते हो, उन सारी चीजों के लिए रिसेप्टर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो सेल मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं। मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है बच्चों, इसी सेल मेम्ब्रेन पे देखो इस तरीके से रिसेप्टर लगी होगी, इसी रिसेप्टर से कोई मॉलिक्यूल आके अटैच होगा, तब जाके आगे की पूरी प्रोसेस को कंटिन्यू किया जा सकता है। या मान लो हम सिंपली समझते हैं यही रिसेप्टर हार्मोन के केस में हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाने में हेल्प करते हैं। जब तक हार्मोन अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से आकर नहीं मिलेगी, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बने बिना आगे की फर्दर एक्टिविटीज कभी कंटिन्यू नहीं हो पाएगी बच्चों। यानी देखो ये जो रिसेप्टर है ये कई सारे तरीके की सेंसरी रिसेप्शन या प्रॉपर्टी तुम्हारी बॉडी को प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि स्मेल, जैसे कि टेस्ट, जो गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं। स्मेल के केस में नेजल एपिथेलियम पे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं, उससे कोई भी मॉलिक्यूल आके बाइंड करेगा तुम्हें उसकी स्मेल आएगी। फिर हार्मोन, अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का बनना। तो ये जो बेचारा रिसेप्टर है बच्चों, ये जो बेचारा रिसेप्टर है ये भी किसका बना है? प्रोटीन का बना है। आगे चलते हैं बच्चों, अगला एग्जाम्पल है पॉइंट नंबर 6। GLUT4 की इन्होंने बात समझाई है। ये जो GLUT4 है बच्चों ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है लाइक दिस। मान लो ये कोई सेल मेम्ब्रेन है बच्चों, यानी सेल है, इस सेल मेम्ब्रेन पे कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट होगी क्या? बिल्कुल प्रेजेंट होगी। मान लो ये मैंने कौन सी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बना दी? GLUT4 बना दिया। इसी GLUT4 की बदौलत ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है। मान लो तुम्हारे ग्लूकोज को लिवर सेल या हेपेटोसाइट में जाना है स्टोरेज के लिए, किसके थ्रू होके जाएगा? वो GLUT4 से होके जाएगा। मान लो एडिपोज सेल में करनी है अगर इंसुलिन की किसकी स्टोरेज, यस ग्लूकोज की स्टोरेज, तो किसके थ्रू होते जाएगा? GLUT4 के थ्रू होकर जाएगा। तो यानी GLUT4 जो है बच्चों वो एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह काम कर रहा है, और इसी को हम कह रहे हैं कि कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं। तो देखो एक इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इट इज इनेबलिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू दी सेल्स। वो चाहे लिवर सेल हो, चाहे एडिपोसाइट हो, कोई सी भी सेल हो सकती है बच्चों। तो ये कुछ फंक्शंस थे, ये कुछ फंक्शंस थे हमारे प्रोटीन्स के। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद अब तुम इसके काबिल हो गए हो कि तुम कुछ क्वेश्चंस कर सको जो PYQs आए हैं नीट में। आओ करते हैं डिस्कस। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने प्रस्तुत है। देखो डायरेक्टली मैच दी फॉलोइंग पूछा है, मतलब इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्टली इस टेबल से सवाल आया है जो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, इसी वाले टेबल से सवाल आया है बच्चों। देखो पहले कॉलम में क्या है? सबसे पहले GLUT4, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि मैम ट्रांसपोर्ट कराता है ग्लूकोज की, किसकी? सेल्स में। फिर इंसुलिन किसकी तरह काम कर रहा है? हार्मोन की तरह, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। ट्रिप्सिन किसकी तरह? एंजाइम की तरह। कोलाजेन इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस की तरह। तो देखो 1 का तुम्हें क्या दिख रहा है आंसर? 1 का तुम्हें आंसर दिख रहा है बच्चों, मतलब ए का तुम्हें दिख रहा है 4, एक ही ऑप्शन तो है ऐसा। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, यानी फर्स्ट ऑप्शन आंसर विल बी 4th ऑप्शन। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट गिवन है। आओ देखें स्टेटमेंट 1 और 2 में कौन सी सही है कौन सी गलत है। सबसे पहले तुमसे पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट 1 है उसमें लिखा है प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन। बिल्कुल सही बात है। अगर हम उस प्रोटीन को लाइन की तरह इमेजिन करें तो बताओ किस स्ट्रक्चर की बात हो रही है? प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात हो रही है। उसी प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो लेफ्ट एंड है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? फर्स्ट अमीनो एसिड से। ठीक है, अरे ड्रॉ करके देख लें, भूल गए क्या? देखो यहाँ ये मान लो अमीनो एसिड हो गई, ये मान लो दूसरी अमीनो एसिड हो गई। वही अमीनो एसिड तीनों अलग अलग टाइप की बनाना, प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर होती है। यानी पहले अमीनो एसिड से मान लो हमने लेफ्ट एंड को रिप्रेजेंट किया है, ये मान लो हमारा लेफ्ट एंड है, और इसी को हमने जो लेफ्ट एंड है इसको हमने सी टर्मिनल मेंशन किया। ऐसा तुमसे स्टेटमेंट बोला जा रहा है
क्या एक्चुअली में ऐसा होता है? एक्चुअली में ऐसा नहीं होता मैम। अभी जस्ट हमने ड्रॉ किया था, लेफ्ट वाली एंड को एन टर्मिनल बोल रहे थे क्योंकि यहाँ अमीनो ग्रुप प्रेजेंट थी। राइट वाली एंड को सी टर्मिनल बोल रहे थे क्योंकि यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट थी। यहाँ तो उल्टा ही मामला चल रहा है बच्चों। स्टेटमेंट 1 हो चुका है रॉन्ग। आओ बढ़े स्टेटमेंट 2 की तरफ। अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट। 2 सब यूनिट अल्फा टाइप के हैं और 2 सब यूनिट बीटा टाइप के हैं। बिल्कुल सही बात है, अभी जस्ट हमने बनाया था बच्चों क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। तो यानी स्टेटमेंट 2 मैम सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। पहला ऑप्शन हमें सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन फर्स्ट जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन बच्चों, प्राइमरी प्रोटीन्स आर आल्सो नोन एज पॉलीपेप्टाइड। यानी प्राइमरी प्रोटीन्स को, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात हो रही है, उसे हम पॉलीपेप्टाइड क्यों कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड हम उसे इसीलिए कह रहे थे, अभी जस्ट मैंने बताया था कि मैम पॉली का मतलब होता है मेनी और पेप्टाइड का मतलब किसकी बात हो रही है? कौन से बॉन्ड की? पेप्टाइड बॉन्ड की बात हो रही है। तो आओ ऑप्शंस देखते हैं। पहला, दे आर लीनियर चेन। भाई इसके लिए थोड़ी उसको पॉलीपेप्टाइड चेन बोला, नहीं। दे आर पॉलीमर ऑफ पेप्टाइड मोनोमर। पेप्टाइड की मोनोमर थोड़ी बनती है, अमीनो एसिड की मोनोमर बनती है ना। ये भी ऑप्शन गलत है बच्चों। सक्सेसिव अमीनो एसिड्स आर जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये बात सही लग रही है। इनफैक्ट इस ऑप्शन को और बेहतर बनाया जा सकता था कि सक्सेसिव अमीनो एसिड्स आर जॉइंड बाय मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा बच्चों? ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर थर्ड हो गया। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। फोर्थ में लिखा है दे कैन अज्यूम मेनी कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन यानी स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो ठीक है, स्ट्रक्चर तो फोल्डिंग की वजह से आई ना। फोल्डिंग का इस प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को लीनियर कहने में तो कोई रोल नहीं है, पॉलीपेप्टाइड कहने में तो कोई रोल नहीं है बच्चों। तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। Which one is the most abundant protein in the animal world? अभी जस्ट मैंने बताया था बच्चों, एनिमल वर्ल्ड में पूछ लिया जाए तो आंसर कोलाजेन। अगर होल बायोस्फीयर में पूछ लिया जाए तो आंसर रुबिस्को। आंसर क्या जाएगा? कोलाजेन। ये क्वेश्चन बच्चों कई बार नीट में आया है, तो तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा। कई बार ये पूछा जा चुका है, आने वाले सालों में भी चांसेस हैं कि जब जब प्रोटीन से सवाल आए उसकी अबंडेंस पे ये सवाल पूछते हैं। Which of the following glucose transporter is insulin dependent? देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। अभी जस्ट मैंने तुमको बताया कि जो GLUT4 थी वो एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह काम कर रही थी। तो जैसे इंसुलिन आकर उस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से बाइंड होती है तब जाकर ही क्या होती है? ग्लूकोज की एंट्री होती है। तो क्या वो GLUT4 इंसुलिन पर डिपेंडेंट है? बिल्कुल डिपेंडेंट है। इंसुलिन जब तक आकर बाइंड नहीं होगा ग्लूकोज की एंट्री नहीं होगी बच्चों। तो यानी बता दो मुझे अब इंसुलिन डिपेंडेंट रिसेप्टर कौन सा हो जाएगा? GLUT4 विल बी द आंसर। अभी जस्ट हमने देखा था फंक्शंस के आधार पे प्रोटीन्स को कितने सारे टाइप्स में बांटा। ओके, और भी कोई क्वेश्चन है क्या बच्चों? चलो 5 ही क्वेश्चंस थे, है ना। तो प्रोटीन्स हमने जल्दी से निपटा लिया है। तुम भी बायोमोलिक्यूल्स में अगले टॉपिक के लिए रेडी रहना। बताना प्रोटीन्स के बाद किस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है तुम्हें। अगर बायोमोलिक्यूल्स के अलावे किसी और टॉपिक की रिक्वायरमेंट है तो अगला वीडियो हम उसी पे लेकर आएंगे बच्चों, है ना। चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। प्रिपरेशन करते रहो जम के। ऑल द वेरी बेस्ट।